हेलो दोस्तों, हाल ही में मैंने न्यू एजुकेशन पॉलिसी के ऊपर एक वीडियो बनाया था जिसमें मैंने आपको न्यू एजुकेशन पॉलिसी में हुए चेंजेस के बारे में बताया था, जिसके बाद आप में से कई सारे दोस्तों को कुछ डाउट के क्वेश्चन पूछे गए थे। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे उन क्वेश्चंस के बारे में, साथ ही हम डिस्कस करेंगे इस न्यू एजुकेशन पॉलिसी के एडवांटेज और डिसएडवांटेज के बारे में। तो दोस्तों लास्ट तक इस वीडियो में जरूर बने रहिएगा। आपके द्वारा जो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन मुझसे पूछा गया है, ग्रेजुएशन अब 4 साल का हो गया है जो पहले 3 साल का था। ऐसे में जो स्टूडेंट BCA, BCom या BSc कर रहे हैं वो 3 साल के ग्रेजुएशन के बाद जॉब के लिए अप्लाई कर सकते थे। अब 4 साल के ग्रेजुएशन प्रोग्राम होने के बाद क्या उन्हें पूरे 4 साल का कोर्स करना पड़ेगा तब वो जॉब के लिए अप्लाई कर पाएंगे? तो दोस्तों इसका आंसर मैं इंजीनियरिंग स्टूडेंट के लिए और नॉन इंजीनियरिंग स्टूडेंट के लिए अलग अलग देता हूं। सबसे पहले हम बात करते हैं नॉन इंजीनियरिंग स्टूडेंट के बारे में। इसका मतलब जो स्टूडेंट BA, BCom, BSc कर रहे हैं उनके बारे में। दोस्तों ग्रेजुएशन अब 4 साल का हो गया है, लेकिन 4 साल इसे करना कंपलसरी नहीं है। अगर आप ग्रेजुएशन सिर्फ इसलिए करना चाहते हैं ताकि आप जॉब के लिए अप्लाई कर पाएं, या ग्रेजुएशन आप सिर्फ इसलिए करना चाहते हैं ताकि इसके बेसिस में आप गवर्नमेंट जॉब के लिए अप्लाई कर पाएं, तो ऐसे में आपको ग्रेजुएशन सिर्फ 3 साल का करना है। 3 साल के बाद जो आपको डिग्री मिलेगा उसके बाद आप ज़्यादातर गवर्नमेंट जॉब के लिए अप्लाई कर पाएंगे, साथ ही आप कई सारे प्राइवेट जॉब के लिए भी अप्लाई कर पाएंगे। दोस्तों लेकिन अगर आपका शौक आगे पढ़ने का है, आपको रिसर्च में इंटरेस्ट है, तो ऐसे में आप 4 साल का डिग्री प्रोग्राम कर सकते हैं, जिसमें आपको 4थे साल में रिसर्च की पढ़ाई कराई जाएगी, जिसमें आपको एक पर्टिकुलर फील्ड में ट्रेन किया जाएगा, साथ ही आपको उसमें एक प्रोजेक्ट भी सबमिट करना पड़ेगा। दोस्तों इसका एक बहुत बड़ा एडवांटेज ये हो सकता है कि अभी तक ग्रेजुएशन के 3 ईयर के बेसिस में आप ज़्यादातर मल्टीनेशनल कंपनी के जॉब में अप्लाई नहीं कर सकते, लेकिन 4 ईयर के ग्रेजुएशन प्रोग्राम के बाद हो सकता है कि आप कई सारे मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब के लिए अप्लाई कर पाएँ। तो दोस्तों जिनको जॉब करना है या फिर गवर्नमेंट जॉब के लिए अप्लाई करना है वो 3 साल का ग्रेजुएशन प्रोग्राम करेंगे, और जिनको अच्छी मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब के लिए अप्लाई करना है वो 4 साल का ग्रेजुएशन प्रोग्राम करेंगे। दोस्तों दूसरा जो क्वेश्चन सबसे ज़्यादा पूछा गया है कि पोस्ट ग्रेजुएशन प्रोग्राम में क्या चेंजेस आया है, यानी जो स्टूडेंट आगे चल के MSc, MCom या MA करना चाहते हैं तो उनमें क्या चेंजेस देखने के लिए मिलेगा। दोस्तों नए रूल के अकॉर्डिंग जो पोस्ट ग्रेजुएशन प्रोग्राम है इससे भी 1 ईयर और 2 ईयर में चेंज किया गया है। जो स्टूडेंट ग्रेजुएशन 3 साल का किए हैं, सपोज आपने ग्रेजुएशन 3 साल का किया और उसके बाद आपने ग्रेजुएशन की पढ़ाई छोड़ दी और आप आगे जॉब करने लग गए, और कुछ सालों के बाद आप पोस्ट ग्रेजुएशन करना चाहते हैं, ऐसे में आपको पोस्ट ग्रेजुएशन 2 साल का करना पड़ेगा। वहीं पे जिन स्टूडेंट ने ग्रेजुएशन 4 साल का किया है, यानी जिन्होंने रिसर्च तक का ग्रेजुएशन किया है, उनको अगर आगे चल के पोस्ट ग्रेजुएशन करना है तो उन्हें 1 साल का पोस्ट ग्रेजुएशन प्रोग्राम करना पड़ेगा। अगर बात की जाए इंजीनियरिंग स्टूडेंट की, तो अगर आप BE BTech की कंप्लीट डिग्री लेना चाहते हैं तो अभी तक आपको 4 साल का पूरा कोर्स करना पड़ता है, उसके बाद ही आपको BE BTech की डिग्री मिलती है। लेकिन नए रूल के अकॉर्डिंग अगर आप 3 साल का इंजीनियरिंग करते हैं तो उसके बाद मिलने वाली डिग्री के बेसिस में आप किसी भी जॉब के लिए अप्लाई कर पाएंगे। लेकिन आपके आगे का मकसद रिसर्च के फील्ड में जाना है या फिर आप आगे की पढ़ाई MTech करना चाहते हैं, तो ऐसे में आपको 4 साल का पूरा कोर्स करना पड़ेगा, उसके बाद ही आप MTech के लिए अप्लाई कर पाएंगे। दोस्तों तीसरा जो सवाल मुझसे सबसे ज़्यादा पूछा गया है कि PhD और MPhil में इसका क्या इम्पैक्ट आएगा। दोस्तों नए रूल के अकॉर्डिंग MPhil को हटा दिया गया है और PhD बिल्कुल पहले के समान ही है, यानी अगर आप PhD करना चाहते हैं तो आपको पहले मास्टर्स करना पड़ेगा और उसके बाद PhD की पढ़ाई 4 साल करनी पड़ेगी। इसके अलावा मल्टी एंट्री और मल्टी एग्जिट की फंक्शनैलिटी के बारे में इस वीडियो में मैं आपको बता चुका हूं, तो इस वीडियो में आप जाके जरूर से देख लीजिएगा। दोस्तों नेक्स्ट जो क्वेश्चन मुझसे सबसे ज़्यादा पूछा गया है कि अभी तक स्कूली शिक्षा 10+2 यानी 12 साल की थी, जो अब 5+3+3+4 यानी 15 साल की हो गई है, तो क्या अब हमें 15 साल की स्कूली शिक्षा करनी पड़ेगी। यहाँ पे आपको एक बात समझनी जरूरी है कि यहाँ पे 10+2 का क्या मतलब होता था। 10+2 यानी 12 साल। 12 साल स्कूली शिक्षा की जिम्मेदारी गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट की होती थी, जिसके बाद आप आगे की पढ़ाई किसी यूनिवर्सिटी के अंदर करते थे। जैसे आप पहले से 12वीं तक की पढ़ाई किसी बोर्ड के जरिए करते थे और उसके बाद आप कॉलेज की पढ़ाई किसी यूनिवर्सिटी के जरिए करते थे। जैसे आपने सुना होगा कि आपने 10th की पढ़ाई MP बोर्ड से की, 12th की पढ़ाई CG बोर्ड से की, लेकिन आपने ये सुना नहीं होगा कि कॉलेज की पढ़ाई आपने MP बोर्ड से की, क्योंकि कॉलेज की पढ़ाई हम किसी यूनिवर्सिटी के अंदर करते थे। इसका यह मतलब है कि हमारे स्कूली शिक्षा की जिम्मेदारी गवर्नमेंट या फिर स्टेट गवर्नमेंट की होती थी, जो पहले 12 साल होती थी, अब इसे बढ़ा के 15 साल कर दिया गया है। दोस्तों इन 15 सालों में पहले के जो 3 साल होंगे, यानी जो स्टार्टिंग के 3 साल होंगे, उसमें आपकी प्री स्कूल या जिसे हम प्ले स्कूल भी बोल सकते हैं उसकी पढ़ाई होगी, और उसके बाद कक्षा 1 से कक्षा 12वीं तक की पढ़ाई होगी। इसका ये मतलब है कि जो आयु सीमा पहले 6 साल होती थी कक्षा 1 में दाखिला लेने की, अब उसे घटा के 3 साल कर दिया गया है।
3 साल से 6 साल के बीच में आपको यहाँ पे प्री स्कूल अटेंड करना पड़ेगा और उसके बाद 6 साल से लेके आगे के साल में आपको कक्षा 1 से कक्षा 12वीं तक की पढ़ाई करनी पड़ेगी। दोस्तों ऐसा इसलिए किया गया है क्योंकि ज़्यादातर बच्चे स्कूल जाने से डरते थे। ऐसे में शुरुआत के 3 साल उन्हें स्कूल में खेलकूद कराया जाएगा, जिससे उनका स्कूल के प्रति जो डर है वो थोड़ा कम हो पाएगा और उन्हें डिफरेंट खेलकूद के सामान भी दिए जाएंगे। इसके बाद कक्षा 1 और कक्षा 2 की एक साल की पढ़ाई होगी, जिसमें कोई भी एग्जाम नहीं होगा। यानी शुरुआत के जो 5 साल होंगे, 3 साल आपके प्री स्कूल के और कक्षा 1 और कक्षा 2, इन 5 सालों में कोई भी एग्जाम नहीं देना पड़ेगा, जिसकी वजह से बच्चों पे कम प्रेशर होगा। दोस्तों नेक्स्ट जो क्वेश्चन जो सबसे ज़्यादा पूछा गया है कि क्या स्कूली शिक्षा में हिंदी को कंपलसरी लैंग्वेज कर दिया गया है, तो दोस्तों मैं आपको यहाँ पे बता दूं, कक्षा 3 से कक्षा 5वीं के बीच में आपकी मातृभाषा और जो भी क्षेत्रीय लैंग्वेज है उसमें ज़्यादा जोर दिया जाएगा। इसका ये मतलब है हिंदी, पंजाबी, उड़िया या आप जिस भी स्टेट पे रहते हैं वहाँ की जो भी बोली है उस पर ज़्यादा ध्यान दिया जाएगा। दोस्तों इसका ये मतलब नहीं है कि इंग्लिश को हटा दिया गया है। जो भी स्कूल इंग्लिश में पढ़ाना चाहते हैं वो पढ़ा सकते हैं, लेकिन वो बच्चों को फोर्स नहीं कर सकते कि उन्हें इंग्लिश में ही पढ़ना है। दोस्तों इसका अपना फ़ायदा और नुकसान भी है। अगर क्षेत्रीय लैंग्वेज में पढ़ाई कराई जाए तो बच्चों को समझने में काफ़ी ज़्यादा आसानी होगी और वो ज़्यादा से ज़्यादा कंसेप्ट को समझ पाएंगे, लेकिन हो सकता है इसका लॉन्ग टर्म पे काफ़ी एक बड़ा नुकसान हो, क्योंकि कई सारे बच्चे जो बाहर जाके अपना जॉब करना चाहते हैं, जैसे आप जानते होंगे कि यूएसए में सबसे ज़्यादा जो सॉफ्टवेयर इंजीनियर है वो इंडिया के ही हैं। ऐसे में उन्हें ये जॉब इसलिए मिलती है क्योंकि वो इंग्लिश बोल लेते हैं। दोस्तों आप जानते हैं ज़्यादातर इंडियंस टूटी फूटी ही सही इंग्लिश बोल लेते हैं। अगर बात की जाए चाइना की, तो चाइना में जो स्कूल की पॉलिसी है उसके अकॉर्डिंग वहाँ पे उनकी रीजनल लैंग्वेज पे ही ज़्यादा ध्यान दिया जाता है। ऐसे में वो इंग्लिश नहीं बोल पाते हैं और यही रीज़न है जिसकी वजह से चाइना के लोग दूसरे देश में ज़्यादातर काम करने के लिए नहीं जा पाते हैं। दोस्तों इसलिए सरकार ने दोनों ही रास्ते अपनाए हैं। उन्होंने किसी भी लैंग्वेज को कंपलसरी नहीं किया है। जिन्हें इंग्लिश में पढ़ाई करनी है वो इंग्लिश में पढ़ाई कर सकते हैं और जो अपने रीजनल लैंग्वेज में पढ़ाई करना चाहते हैं वो अपने रीजनल लैंग्वेज में पढ़ाई कर सकते हैं। दोस्तों नेक्स्ट जो क्वेश्चन सबसे ज़्यादा पूछा गया है कि 6वीं कक्षा से जो वोकेशनल कोर्सेज आने वाले हैं इसका क्या मतलब है। दोस्तों जो हमारी अभी की शिक्षा प्रणाली है उसमें रटने पे ज़्यादा ध्यान दिया जाता है, लेकिन आप हर चीज़ को पढ़ के तो नहीं समझ सकते। जैसे सपोज आप में से कुछ बच्चे आगे चल के सिलाई का काम करना चाहते हैं, तो सिलाई की चीज़ों को सिर्फ पढ़ के नहीं सीखा जा सकता, इसके लिए प्रॉपर ट्रेनिंग की ज़रूरत पड़ती है। या आप में से कई सारे बच्चे सपोज आगे चल के कारपेंटर बनना चाहते हैं, आप में से कई सारे बच्चे सपोज टेबल बनाना सीखना चाहते हैं, तो इसे सिर्फ पढ़ के सीखना पॉसिबल नहीं है। तो ऐसे में गवर्नमेंट ने एक नया रूल लाया है जिसके अकॉर्डिंग आपको 6वीं कक्षा से वोकेशनल कोर्सेज कराया जाएगा, जिसमें आपको इन सारी चीज़ों की लाइव ट्रेनिंग दी जाएगी और इसमें आपको किताबी ज्ञान से ज़्यादा प्रैक्टिकल चीज़ें सिखाई जाएगी कि किस तरीके से सिलाई की जाती है, किस तरीके से टेबल चेयर बनाया जाता है, जिसके जरिए कुटीर उद्योग को काफ़ी अच्छा खासा बढ़ावा मिलेगा और जो बच्चे आगे चल के अपना खुद का काम स्टार्ट करना चाहते हैं वो खुद का काम स्टार्ट कर पाएंगे। दोस्तों वोकेशनल कोर्सेज को 6वीं से 8वीं कक्षा के बीच में कराया जाएगा और 6वीं से 8वीं कक्षा के बीच आपको किसी एक इंडियन लैंग्वेज को पढ़ना जरूरी होगा, चाहे वो संस्कृत हो, हिंदी हो या कोई भी रीजनल लैंग्वेज। दोस्तों नेक्स्ट जो क्वेश्चन जो सबसे ज़्यादा पूछा गया है कि क्या बोर्ड के एग्जाम को हटा दिया गया है और 9वीं के बाद क्या क्या चेंजेस आए हैं, तो दोस्तों यहाँ पे बोर्ड के एग्जाम को नहीं हटाया गया है। अभी भी बोर्ड का एग्जाम 10th और 12th पे ही होगा। सिर्फ बोर्ड एग्जाम के महत्व को थोड़ा सा कम कर दिया गया था। इतना बड़ा जो बोर्ड एग्जाम का हवा होता था अब उसे थोड़ा सा कम कर दिया गया है। दोस्तों साथ ही पहले 10+2 का मतलब होता था कि पहले जो 10 साल होते थे उसमें सारे बच्चे कॉमन पढ़ाई करते थे और 11वीं 12वीं में जाके स्ट्रीम की पढ़ाई होती थी, जिसमें आप मैथ्स, आर्ट्स या एक पर्टिकुलर स्ट्रीम की पढ़ाई करते थे और पहले 10 साल कॉमन पढ़ाई करते थे। अब दोस्तों लास्ट के जो 4 साल होंगे यानी 9वीं से 12वीं के बीच जो आपकी पढ़ाई होगी उसमें आप अलग अलग सब्जेक्ट की पढ़ाई अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं, लेकिन जो पहली से 8वीं तक की पढ़ाई होगी वो बिल्कुल कॉमन होगी सारे लोगों के लिए। दोस्तों क्योंकि अब यहाँ पे स्ट्रीम के सिस्टम को हटा दिया गया है तो 9वीं से 12वीं के बीच में आप अपने मनपसंद कोई भी सब्जेक्ट को चूज कर सकते हैं और उसकी पढ़ाई कर सकते हैं। दोस्तों ये बिल्कुल उस तरीके से है जिस तरीके से अगर हम किसी पार्टी में जाते हैं और वहाँ पे अगर बफर सिस्टम होता है तो हम अपने पसंद के चीज़ों को उठा के खा सकते हैं। बिल्कुल उसी तरीके से आपको जो जो सब्जेक्ट पसंद है आप उसका एक पुल बना सकते हैं और उसकी पढ़ाई कर सकते हैं। दोस्तों इसका ये मतलब है कि अगर आपको मैथ्स पसंद है तो आप मैथ्स भी ले लो, अगर आपको अकाउंट पसंद है तो आप अकाउंट भी कर लो, अगर आपको सोशल साइंस पसंद है तो वो भी पढ़ लो। दोस्तों इस तरीके से आप एक पूरा पुल बना के पढ़ाई कर सकते हैं। दोस्तों यहाँ पे 9वीं से 12वीं के बीच में जो एक बहुत अच्छी चीज़ आने वाली है वो है फॉरेन लैंग्वेज। आप किसी एक लैंग्वेज को, चाहे फ्रेंच हो गया, जापानीज़ हो गया, आप उसको सीख सकते हैं। दोस्तों यहाँ पे फॉरेन लैंग्वेज में चाइनीज़ लैंग्वेज को अभी इंट्रोड्यूस नहीं किया गया है क्योंकि अभी इंडिया और चाइना का क्योंकि जो विवाद चल रहा है उस वजह से चाइनीज़ लैंग्वेज को यहाँ पे इंट्रोड्यूस नहीं किया गया है।
दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन जो सबसे ज़्यादा पूछा गया है कि ये पॉलिसी कब तक अप्लाई होगी। दोस्तों इस पॉलिसी को कैबिनेट से मंजूरी अभी मिल चुकी है और अब इसे संसद में पेश किया जाएगा। इसके बाद स्टेट गवर्नमेंट की मदद से इसे अप्लाई किया जाएगा, जिसमें अभी अच्छा खासा टाइम लगेगा। 2022-2023 ये वो हर समय हो सकता है जिस समय इसे अप्लाई किया जाए। दोस्तों इसके पहले पुरानी पॉलिसी के अकॉर्डिंग ही काम चलेगा, यानी जो बच्चे अभी 10वीं की पढ़ाई कर रहे हैं हो सकता है कि जब वो ग्रेजुएशन करें तब ये पॉलिसी उस समय अप्लाई हो, उसके पहले सारी चीज़ें पहले के समान ही होगी। बात की जाए न्यू एजुकेशन पॉलिसी के एडवांटेज के बारे में, तो दोस्तों यहाँ पे जो सबसे बड़ा एडवांटेज होने वाला है वो है फॉरेन यूनिवर्सिटी का इंडिया में आना। दोस्तों नए एजुकेशन पॉलिसी के अकॉर्डिंग जो भी फॉरेन यूनिवर्सिटी हैं, विदेशी यूनिवर्सिटीज़ हैं, वो अपना इंडिया में ब्रांच डाल पाएंगी। जैसे कि आपने सुना होगा ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी, ऐसे बड़े बड़े यूनिवर्सिटी जो टॉप 50 यूनिवर्सिटीज़ हैं वो इंडिया में अपना सेंटर है ना, यानी अपना ब्रांच डाल पाएंगे। इससे ये होगा कि यहाँ की जो लोकल यूनिवर्सिटीज़ हैं इनमें कॉम्पिटिशन आएगा और ये यूनिवर्सिटीज़ अच्छा करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि इनको ये डर रहेगा कि अगर ये अच्छा ना करें तो जो बच्चे हैं वो इन यूनिवर्सिटीज़ की ओर अट्रैक्ट हो जाएंगे। दोस्तों इसका जो दूसरा सबसे बड़ा एडवांटेज आएगा वो आएगा स्कूल फीस में। दोस्तों अभी तक प्राइवेट स्कूल अपने हिसाब से कोई भी चार्जेस ले लेती थी और कभी भी फीस को बढ़ा देती थी। दोस्तों अब ये सारा चीज़ गवर्नमेंट के द्वारा नियंत्रित किया जाएगा और गवर्नमेंट एक फिक्स अमाउंट दे देगी कि कोई भी प्राइवेट स्कूल कितना फ़ीस ले सकती है, और कोई भी प्राइवेट स्कूल दिए गए फीस से कम ही अमाउंट ले सकती है, उससे ज़्यादा अमाउंट नहीं ले सकती। ये बिल्कुल एमआरपी की तरह है। जब हम कोई प्रोडक्ट को खरीदने के लिए जाते हैं तो वहाँ पे एक एमआरपी का प्राइस लिखा रहता है। अगर सपोज अगर किसी की प्राइस 25 रुपये है तो वो दुकानदार हमें 25 रुपये से ज़्यादा नहीं दे सकता। अगर ज़्यादा देता है तो हम उसके खिलाफ केस कर सकते हैं। बिल्कुल उसी तरीके से अब स्कूली शिक्षा की फीस का नियंत्रण गवर्नमेंट के द्वारा किया जाएगा। दोस्तों तीसरा जो इसका मुझे सबसे बड़ा एडवांटेज लगा हुआ है वोकेशनल कोर्स। जो 6वीं कक्षा से आपको वोकेशनल कोर्स कराया जाएगा उसमें आपको प्रैक्टिकल चीज़ें सिखाई जाएगी, जिससे आगे चल के कुटीर उद्योग को भी बहुत बड़ा फ़ायदा होगा। साथ ही जो बच्चे अपना काम स्टार्ट करना चाहते हैं आगे चल के वो अपना काम स्टार्ट कर पाएंगे। दोस्तों चौथी जो चीज़ मुझे यहाँ पे काफ़ी अच्छी लगी, जिस तरीके से यहाँ पे मार्कशीट जनरेट होने वाला है। दोस्तों पुराने सिस्टम में सिर्फ मार्क्स के बेसिस में ही मार्कशीट को जनरेट किया जाता था, लेकिन जो नया सिस्टम आने वाला है उसमें मार्कशीट को जनरेट करने के लिए आपको मार्क्स का इंपॉर्टेंस तो होगा ही होगा, इसके अलावा आपके दोस्त आपके प्रति क्या फीडबैक देते हैं, आप अपने प्रति क्या फीडबैक देते हो और टीचर आपके प्रति क्या फीडबैक देता है, इन चारों को मिला के मार्कशीट को जनरेट किया जाएगा। इसका बहुत बड़ा एडवांटेज ये होगा कि टीचर और स्टूडेंट के बीच में थोड़ा प्रॉपर रिलेशन होगा, क्योंकि स्टूडेंट्स को टीचर के द्वारा मार्क्स दिया जाएगा तो वो थोड़ा प्रॉपर डिसिप्लिन पे रहेंगे और टीचर से थोड़ा अच्छा बिहेव करेंगे। वहीं पे अगर बात की जाए दोस्तों के साथ, तो आपको दोस्तों के साथ भी अच्छा बॉन्ड मेंटेन करना पड़ेगा, क्योंकि दोस्त भी आपको यहाँ पे फीडबैक दे के मार्क्स देंगे। इसके अलावा आपको खुद का भी असेसमेंट करके मार्क्स यहाँ पे देना पड़ेगा। दोस्तों अगर बात की जाए इसकी डिसएडवांटेज की, तो हो सकता है दोस्तों इसके कुछ डिसएडवांटेज हो, लेकिन मैं इसके डिसएडवांटेज को इसलिए नहीं बता रहा हूँ क्योंकि 34 साल के बाद हमारा जो पुराना एजुकेशन पॉलिसी था जो अच्छा नहीं था वो चेंज होने वाला है, और यहाँ पे जितनी चीज़ें बताई गई हैं उन्हें ही ग्राउंड लेवल में अगर अच्छे से इम्प्लीमेंट कर दिया जाए तो उतना ही काफ़ी ज़्यादा अच्छा होगा भविष्य के लिए। तो दोस्तों आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, तो इस वीडियो को आप लाइक कर दीजिए। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए और दोस्तों के साथ इस मैसेज को शेयर करिए। थैंक यू।